इसी प्रकार उच्च शिक्षा में सार्वभौमिक मानव मूल्य पाठ्यक्रम, संप्रेरण कार्यक्रम, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आदि विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में विवरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय भाई प्रदीप जी, आदरणीय जिगर रत्नोत्तर भाई जी, आदरणीय जितेंद्र भाई जी, आदरणीय मनहर भाई जी, आदरणीय अनिल त्रिपाठी भाई जी, आदरणीय अवधेश भाई जी एवं आदरणीय हिना दीदी जी को मंच पर सादर निमंत्रित करती हूँ। नाम में कुछ एक परिवर्तन है। जैसे राजकोट से भाई पारस जी है रत्नोत्तर भाई की जगह, मिश्रा जी की जगह है कुमार संभव जी और के त्रिपाठी जी, अनिल भैया। बाबा जी को नमन, आप सभी को प्रणाम। हम लोग ये जो सत्र 7 का उच्च शिक्षा में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का समावेश कोर्स, इंडक्शन प्रोग्राम और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आप लोग के साथ में बात होगी। हम लोग के साथ में प्रदीप जी IIIT हैदराबाद से हैं। आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट हैं और जब इस बात को उन्होंने समझा तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के साथ साथ जो संबंध में अर्थक्वेक आते हैं उसके बारे में भी इन्होंने अपना रखना शुरू किया है, जो कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्थक्वेक है। नेक्स्ट पारस कालारिया जी हैं, आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजकोट से। नेक्स्ट कुमार संभव हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट मनहर जी, हाँ, मनहर चारण IASC सरदार शहर से। इसके बाद में अपने अवधेश पटेल जी हैं, समाधान महाविद्यालय बेमित्रा से। और अनिल कुमार त्रिपाठी जी हैं IIT BHU से। तो ये जो जर्नी है कि शिक्षा जो है वो मानवीय हो, इसके लिए कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक पहुँचना है, इसकी बहुत क्लैरिटी अब बन गई है कि हमको शिक्षा को मानवीय शिक्षा तक लेके जाना है, पहुँचाना है। ये तो क्लैरिटी बन गई है कि हमको दिशा अपनी पकड़ में आ गई है। इसके लिए जहाँ खड़े हैं उसका एक बहुत क्लियर व्यू मिल रहा है कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से बहुत सारी गति करनी है। तो इस गति में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, एक ही स्टेप में वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऐसा तो नहीं लगता है। जो इसका एक बहुत इनिशियल स्टेप दिखता है, ऐसा स्टेप दिखता है कि इसके अंदर जो मानवीय शिक्षा का स्वरूप होगा, जो ये व्यवस्था का स्वरूप होगा, उसका एक शिक्षा में समावेश हो। तो उसकी दृष्टि से जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से या ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से, है ना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से जो कोर्स शुरू किए गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। 2003 की बात है, राजीव जी डायरेक्टर थे IIIT हैदराबाद के, और उनको ये बात ध्यान में आई कि हम लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छे लोगों को बुलाएं,
उनके साथ बात हो, वो बच्चों को कुछ अच्छी बात बताए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा क्या। तो इस विचार के साथ में शुरू करके उन्होंने बात को शुरू किया और गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने जब आए उन्होंने कहा कि हम लोग 8 दिन का शिविर करेंगे। तो राजीव जी ने सोचा ही होगा कि 8 दिन का शिविर, इतने पूरा सेशन चल रहा है, उसके अंदर 8 दिन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन 8 दिन निकाले और उस पहले शिविर में प्रदीप जी भी प्रदीप जी सेकंड वाले में थे। पहले वाले में राजीव जी, निशा जी, दोनों बेटियां और एक और फैकल्टी मेंबर और बाहर से, ऐसे करके 7 या 8 लोग थे उसके अंदर। तो वहाँ से बात शुरू हुई और वहाँ से चलते चलते एक कोर्स का रूप लिया। तो IIIT में ये समझ में आया कि इस बात को, ह्यूमन वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, इसका कोर्स बनाया जा सकता है, इसको एक करिकुलम का भाग बनाया जा सकता है। इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन इट कैन बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसको प्रदीप जी और विस्तार से रखेंगे। तो 2005 से इस कोर्स को वहाँ पर इंक्लूड किया गया। 2 सेमेस्टर का कोर्स चलता है, अभी भी चल रहा है IIIT हैदराबाद में। वहाँ से चल कर के 2009 में बहुत सारा काम हुआ इस कोर्स के ऊपर, है ना। IIIT एक निश इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, नया इंस्टीट्यूशन था। 180 बच्चे करीब ज्वाइन करते हैं हर साल। तो एक छोटा इंस्टीट्यूशन था, लेकिन वहाँ पे इतनी मेहनत हुई, उससे जो ये निष्कर्ष निकल के आया कि ये इंक्लूड किया जा सकता है शिक्षा के अंदर, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। उससे उत्साहित होकर के UPTU में 2009 में इसको इंक्लूड करने का मन बनाया गया। अब ये जो कॉलेज, ये जो यूनिवर्सिटी थी, UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें 550 कॉलेज थे उस वक़्त। तो 180 बच्चों से 50,000 बच्चों तक का जो स्केलिंग अप था, उसके बारे में कुमार बताएंगे कि किस तरह से मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट था उसको मतलब बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों के साथ में बात हुई, उसके लिए जो पढ़ाई के लिए सामग्री चाहिए उसकी तैयारी की गई, टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम तैयार किया गया, स्टडी मटेरियल तैयार किया गया, है ना। तो ये सब तैयारी उस दौरान हुई जब पहला यू कैन से ऑर्डर मिल गया था। उसके 2 वर्ष बाद पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इस बात को स्वीकारा गया। वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, वो जो पहला उनका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें खुद बैठे। उनको ये बात ध्यान में आई कि जब तक मुखिया इस बात को खुद नहीं समझते हैं तब तक इसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। तो पंजाब में उन्होंने एक स्केलिंग अप का काम को बहुत अच्छे ढंग से किया। पंजाब में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे कि भाई ये हमारे जो पंथ है उसके साथ में मैच करता है कि नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर तक बात गई और ये सारे क्वेश्चंस उठे और ये शांत भी हुए, है ना। उसके बाद में जो चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ के स्टेट के, जो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन हैं थे उस वक़्त, जब उनको ये बात ध्यान में आई तो उन्होंने ये बात को रखा कि हर टीचर तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है ना। तो ये सारी गतिविधियों के थ्रू ये कोर्स गया। यहाँ पर एक और बात ध्यान में आई कि टीचर्स की एक हफ्ते में तैयारी तो बहुत तैयारी हो नहीं सकती। तो टीचर्स की ठीक से तैयारी करने के लिए अपने को कुछ और डिटेल प्रोग्राम बनाना होगा।
तो वहाँ पे 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शुरू करे गए, 1 साल का एक प्रोग्राम और 2 साल का एक एमटेक प्रोग्राम। इसके बारे में भी कुमार बताएंगे। और 2013 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इस कोर्स को इतनी स्पॉन्टेनियसली स्वीकारा गया, उसके बारे में भी कुमार बताएंगे। ये कोर्स या ये जो पूरी बात है, व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीने की जो बात है, उसमें बच्चों को समझ में आता है नहीं आता है, उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ऐसा ध्यान में आया। बहुत सारी स्टडीज़ की गई और उन स्टडीज़ के थ्रू ये ध्यान में आया कि बच्चों को ये स्वीकार होता है, इनके ऊपर बहुत अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है। उनको एक तो ये समझ में आता है कि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सीमित हैं, उनको संबंध के बारे में ध्यान आता है, उनको ये भी ध्यान आता है कि एकेडमिक्स में हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ठीक से ध्यान में आती हैं। इसको शेयर करने की दृष्टि से 2011 में एक वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई गई IIIT हैदराबाद में। उसमें ऐसा सोचा गया था कि जो वाइस चांसलर्स इस काम कर रहे हैं और जो वाइस चांसलर्स इस काम को करना चाहते हैं, उन दोनों का मिलना हो जाए, बातचीत हो जाए और फिर इस काम को और जो यूनिवर्सिटीज़ करना चाहते हैं वो लोग करें फिर इसको। तो वहाँ से बहुत मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 4-5 वाइस चांसलर्स आएंगे, लेकिन 17 वाइस चांसलर्स आए उसमें। तो अगले साल 2012 से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्थापित की गई और लगातार 2012 से वो कॉन्फ्रेंस चल रही है। 2012 की कॉन्फ्रेंस में जो भूटान के यूनिवर्सिटी, एकमात्र यूनिवर्सिटी रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान उस वक़्त एक ही यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ के वाइस चांसलर आए। भूटान में काम शुरू हुआ 2012 से इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस के बाद में। उसी तरह से अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हर साल इस काम को और लोगों तक पहुंचाने का काम की हैं। उसके बारे में भी कुमार कुछ रखेंगे। अगर अभी देखें तो ये जो कोर्स है ये 4 तरह की करीब 42 या 43 यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। डिग्री यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, ऐसी 4 तरह की करीब 43 यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। और भूटान में अगर इंक्लूड करें तो 45 यूनिवर्सिटीज़ में काम चल रहा है। और ये 3 तरह से चल रहा है। एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में 1 सेमेस्टर का या 2 सेमेस्टर का क्रेडिट कोर्स या ऑडिट कोर्स, ज़्यादातर क्रेडिट कोर्स के रूप में चल रहा है। हायर लेवल कोर्सेज, लेवल मतलब इसके आगे के कोर्सेज। और तीसरा इंडक्शन प्रोग्राम के रूप में जो अभी पिछले कुछ टाइम से शुरू हुआ है। भूटान में अगर देखें तो सिर्फ शिक्षा में इसका समावेश नहीं हुआ है। दोनों जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और जो उनकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों में तो चल ही रहा है कोर्स, लेकिन इनका जो एस्पिरेशन है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, उनको ये ध्यान में आया कि हमारे देश के लिए जो हमारा एस्पिरेशन है उसको पूरा करने के क्रम में ये बहुत उपयोगी वस्तु है। तो इनके जो एंटी करप्शन कमीशन है या जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है या इनके तमाम NGOs हैं, बहुत सारी संस्थाओं, करीब 50 संस्थाओं के ध्यान में जब ये बात आई है और वो लोग इसको तत्परता से आगे लेके जा रहे हैं। अब यूथ डेवलपमेंट फंड या भूटान यूथ के नाम से जो एक NGO वहाँ पे है, उसके माध्यम से ये लोगों तक सीधा पहुँच रहा है। और ये ध्यान में आता है कि लोकल रिसोर्स पर्सन्स लोकल भाषा में इसको करें। और ऐसे प्रबोधक वहाँ पे तैयार भी हो रहे हैं। तो मेन चीज़ अभी लगता है कि प्रबोधन का जो काम है, जो पढ़ाने का काम है, टीचिंग का काम है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। 2014 में जब
IIT BHU में ये काम शुरू हुआ तो ऐसा पहले ऐसे ध्यान में आता ही होगा कि हमको क्या ज़रूरत है इसकी, लेकिन राजीव संगल जी के यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये चेंजेस दिखाई दिए कि इसको देख तो ले, हमारी भी ज़रूरत है। और जो बच्चे का विज़न बनाने का काम है, एक समग्रता के साथ में पूरी चीज़ों को देखने का व्यू बनता है, जीने का जो व्यू बनता है, वो इस बात से उसमें सहयोग होता है। तो ये 2014 में यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की छवि है बाहर, उसको लेवरेज करते हुए यहाँ पे बहुत सारे प्रयास हुए। एक तो IIT के जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, वार्षिक मीटिंग जो होती है, उसके अंदर इस बात को रखा गया IIT मंडी में 2016 में। फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे AICTE के साथ में इस बात को जब रखा गया तो उन्होंने बहुत ही एंथुसियास्टिकली इसको स्वीकारा और करीब 10,000 टेक्निकल कॉलेजेस में लेके जाने का इनका मन बना है। और जो बॉडीज़ एजुकेशन के क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, जैसे TQUIC एक ऐसी संस्था है, जब उनके ध्यान में आया तो उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से स्वीकारा। तो इसके बारे में हमको त्रिपाठी जी बताएंगे। तो अभी लगता है कि मुख्य बात जो है वो हम लोग की तैयारी है। जब हम लोग पहले कॉन्फ्रेंस करते थे तो बहुत मुश्किल से लोग इसको, बहुत कम लोग स्वीकारते थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि जितने लोग अभी इसको अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपनी संस्था में स्टार्ट करना चाहते हैं, उतनी हम लोग की तैयारी नहीं है। वो कहते हैं कि भी अब ठीक है, प्रबोधक भेज दो या किसी को भेजो अब इस काम को करने के लिए, है ना। तो अभी अपनी तैयारी उस हिसाब से हम लोग को करने की ज़रूरत है। तो एक इस तरह का माहौल दिखता है कि इसकी आवश्यकता हम लोग को सभी को ध्यान में आ रही है। ये सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशंस का, अपने घर का काम नहीं है, लेकिन पूरे देश भर का, इनफैक्ट पूरे विश्व का काम है। ऐसा लोगों को ध्यान में आ रहा है कि इस वस्तु से जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचने का रास्ता हम लोग को दिखाई देगा और वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा एक चेंज, और हम इसके साक्षी रहे हैं फ्रॉम 2006 से जो हम देख रहे हैं इसको, बाहर से पहले देख रहे थे, अब थोड़ा और पास से देख रहे हैं। तो एक बहुत ही उत्साहजनक जर्नी रही है। तो इसको एक एक क्रम से बताने के लिए हम एक एक करके अपने साथियों को आमंत्रण करेंगे। पहले सबसे पहले प्रदीप जी को, वो ये बताएंगे कि इसकी जो पहले सोचते थे कि इसकी आवश्यकता है लेकिन कैसे करें से लेकर के कर सकते हैं, उसकी जर्नी के बारे में बताएंगे प्रदीप जी। बाबा जी को प्रणाम और सभी को मेरा नमस्कार। तो राजुल जी ने हमारा काम आसान कर दिया, तो कम समय में मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो 2003 में IIIT में पहला शिविर हुआ था जिसमें 8 लोग अटेंड करे थे, जिसमें से 4 लोग सांगल जी के परिवार के ही थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। और 2005 में एक शिविर हुआ था जिसमें करीब 30-40 फैकल्टी मेंबर्स और कुछ स्टूडेंट्स थे, उसमें मैं भी था। तो जब शिविर का प्रस्ताव आया और मेरे कोलीग ने मेरे को रिक्वेस्ट में सजेस्ट किया कि ये अच्छा शिविर है, अटेंड करो, गुड वर्कशॉप, अटेंड इट। तो गणेश जी को देखने के बाद मैं तो थोड़ा परेशान रह गया। एंड देन आई इंक्वायर्ड अबाउट हिज क्वालिफ़िकेशन, उन्होंने क्या पढ़ा है। तो वो थोड़ा अटकाव सा था कि कैसे सुन सकता हूँ। मैंने PhD पोस्ट डॉक किया,
तो ऐसा अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि सुनना मतलब बहुत आसान नहीं है किसी से। और हम मतलब ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में साइंस का भूत इतना चढ़ा हुआ है कि हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए। इज़ इट प्रूवन, इज़ इट प्रूवन, मतलब स्वयं प्रूफ है इसको मानते हुए आगे चलिए, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दिस वर द चैलेंजेस। तो 2005 में भी हमारे साथ भी ऐसे चैलेंजेस थे, मगर जब शिविरों की शुरुआत हुई है 3-4 शिविर के बाद कुछ फैकल्टी मेंबर्स की मानसिकता है ऐसी रही कि इसको एकेडमिक्स में ला सकते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में IIIT में स्टार्ट किया था। तो हमारे एकेडमिक काउंसिल ने उसको पास किया एक्सेप्ट करके, और एक्सपेरिमेंट से ये निकला बाहर कि इससे पहले ये सोचते थे कि वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट बट इसको कैसे पढ़ाएं। सो ये एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है कि ये वैल्यूज़ को पढ़ा सकते हैं और ये एकेडमिक का मतलब एसेंशियल पार्ट हो सकता है। सो दिस वाज अ कंक्लूजन इन दैट। और ये मतलब जो भी शिविर ले रहे थे और क्लास ह्यूमन वैल्यूज़ कोर्स कंडक्ट कर रहे थे, अभी भी हो रहा है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब स्टूडेंट्स को 20 या 15, 20, 25 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और एक एक ग्रुप में 2-2 मेंटर्स रहते हैं, मेंटर एंड को मेंटर। तो सबका मानना ये है कि ये मतलब सिंपल है और येट वेरी वेरी पावरफुल। तो बोलना, लॉजिकली एक्सप्लेन करना ये एक बात है, मगर रियल टेस्ट इज़ इन जी के दिखाना। तो जितना जितना मतलब जीने में उतार रहे हैं उतना उनका जो डिलीवरी है वो पावरफुल होते जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मतलब ओवरऑल कंक्लूजन। और जैसा राजुल जी ने बताया था 2009 में इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ है। उसके बाद में 2011 एंड 12 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसका एक आउटकम जैसा कि आंध्र प्रदेश में उस समय यूनाइटेड था, एक था, तो कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करना है, उसका प्रस्ताव आया था। तो उस समय भी चैलेंज था, तो कैसे इसको इंट्रोड्यूस करें ऑन ए लार्ज स्केल। तो बहुत शिविर हुए हैं और एक साथ मतलब वी हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो एक जगह पे शिविर होता था और मतलब 50-60 लोग बैठते थे और 170 सेंटर्स में वीडियो के माध्यम से लोग देखते थे। तो इट वाज ऑन द लार्ज स्केल। तो उसके बाद में जब ये कोर्स का ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, जब कोर्स चालू होने वाला था तब स्टेट डिवीज़न का अनाउंसमेंट हुआ था, तो जुलाई 2। आफ्टर दैट फर्स्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स स्टार्टेड एंड देन वी कंडक्टेड ए रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑल्सो। मतलब दोनों स्टेट्स में हर मामले में कुछ लड़ाई थी डिपार्टमेंट्स में जब डिवाइड होने के बाद। उसके बाद भी ऐसे 2 शिविर कंडक्ट किए गए हैं जाके टीचर्स दोनों एक साथ बैठ के अटेंड करे हैं ये कोर्स, मतलब तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड देन अभी 2 स्टेट्स में मतलब तेलुगु स्टेट्स में चल रहा है। अराउंड 17 यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग दिस कोर्स एंड 3000 कॉलेजेस में एंड लगभग 5000 टीचर्स ट्रेन हुए हैं लास्ट लाइक 3-4 ईयर्स में। एंड कोर्स इज़ रनिंग प्रॉपरली राइट नाउ। एंड पिछले 2-3 साल में रिफ्रेशर कोर्सेज चल रहे हैं। ये मतलब लार्ज स्केल एक्टिविटी। और एक मतलब छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, पिछले 1 साल में जो मतलब प्रोग्रेस हुआ है हैदराबाद में। सो दिस इज़ लाइक स्पोर्ट्स के एरिया में लास्ट टाइम भी मैं इंट्रोड्यूस किया था कि गोपीचंद के साथ मेरा जान पहचान है, इज़ माय फ्रेंड। तो उनके प्लेयर्स के साथ एक शिविर किया था अभी इस मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर। एक कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से 4 दिन का वर्कशॉप सारे कोचेस को किया था जीवन विद्या का। उनके ऊपर बहुत असर पड़ा है और वो सोचने लगे हैं कि हमारा ये कंपटीशन वाला जो माइंडसेट है कैसे इसको अंदर ले जाएंगे। तो ये तो थोड़ा मतलब बाधा डालेगा। और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करके गुजरात में जो है वहाँ भी 1 दिन का वर्कशॉप हुआ था, तो वहाँ भी बात छिड़ गई है। और VVS लक्ष्मण वो क्रिकेटर है, उनकी एकेडमी में भी एक वर्कशॉप हुआ है। और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब कोचेस को स्पॉन्सर करता है और प्लेयर्स को स्पॉन्सर करता है। उनके साथ भी एक पुणे में 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था। तो स्पोर्ट्स के एरिया में एक मतलब एंट्री हुई है और कोचेस सोचने लगे हैं कि हम
जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कैसे ले जाए। एक बॉक्सिंग कोच पूछा था, आप तो हमारा दुकान ही बंद करा देंगे। तो these are some of the other things other than the academic institutions, and thank you for this opportunity. Acha, one more thing I just forgot to add, that is the content. What should be in the content to be delivered as a part of human values. तो उसमें मतलब ये पॉइंट्स निकल के आए कि इट शुड बी यूनिवर्सल, इट शुड नॉट बी सेक्टेरियन काइंड ऑफ थिंग। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे बात हो सकती है, हर जगह की बात है, ये सबके लिए है। एंड इट शुड बी रैशनल, मतलब डिस्कशन के साथ हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द सेकेंड वन। एंड इट शुड बी नेचुरली एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी फोर्सफुल। Then other important thing is it should address all the aspects of my living, right from me to entire existence all. And then और एक important चीज़ है कि it should lead towards harmony. Okay, so these are the essential qualities of anything to be called as value education. तो ये जो मध्यस्थ दर्शन का जो प्रस्ताव है उसमें ये सब है, इसीलिए वो मतलब किसी भी भाषा का आदमी है, किसी भी रिलीजन का आदमी है, किसी भी आयु का आदमी है, उनके सामने आसानी से प्रस्ताव के रूप में रख सकते हैं। तो ये सारे हैं। थैंक यू। इसके बाद कुमार संभव जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये जो स्केलिंग अप का काम हुआ है उसके बारे में हम लोग के जो यूथ हैं उन तक ये बात पहुंच सकती है, उसके बारे में और जो कुछ भी इश्यूज आए हैं ये स्केलिंग अप में, उसके बारे में बात रखें। कुमार। श्रद्धेय बाबा जी को नमन एवं सभी को यथोचित अभिवादन। जैसा राजुल भैया ने बताया, वर्ष 2000 में यूपीटीयू में, जिसका नाम अब एकेटीयू है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यह कोर्स शुरू हुआ। इस कोर्स की शुरुआत इस प्रकार हुई कि एक सेमिनार रखा गया। उस सेमिनार में भिन्न भिन्न प्रस्तावों का आमंत्रित किया गया कि यदि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है तो क्या प्रस्ताव इसमें लिए जा सकते हैं। उसमें सर्वसम्मति से इस वस्तु को स्वीकारा गया और इस तरह से 2009 में यूपीटीयू में एक मूल्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। और उसमें मुख्य बात ये थी, शुरू में चैलेंज ये था कि शिक्षक कैसे तैयार हों। तो हम लोगों ने कहा कि इसके लिए वर्कशॉप करते हैं, शिविर करते हैं। जब शिविर की बात हुई तो सारे कॉलेज में भेजा गया कि आप अपने यहाँ से शिक्षकों को भेजिए। तो कॉलेज ने सोचा कि जो सबसे हमारे डिफ़िकल्ट टीचर्स हैं उनको भेज देते हैं। तो जो पहला शिविर हुआ है ना, उसमें ऐसा दिखाई दिया कि जैसे ही बात रखनी शुरू हुई तो किसी ने कोई एक शेर कह दी, तो बाकी शिक्षकों को लगा कि हम क्यों पीछे रहें। तो 3 दिन तक वस्तु ठीक से रखी नहीं जा सकी, सिर्फ शेर व शायरी चलती रही। उसके बाद लोगों ने सुनना शुरू किया। फिर जब सुने तो काफ़ी पसंद आई बात उनको, और इस तरह से शिविरों का एक क्रम चल गया। तो यूपीटीयू में देखें तो आज तक 55 ऐसे शिविर हो चुके हैं, जिससे करीब 2200 शिक्षक गुजर चुके हैं। तो जब शुरू हुआ था तो इसको हम लोग एक नाम दिए PSL 1, परिचय शिविर लेवल 1। तो वहाँ से बात शुरू हुई, जिसमें एक प्राथमिक परिचय मिला पूरी वस्तु के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रेशर वर्कशॉप शुरू किए, जिसमें उसी वस्तु को दोबारा दोहराने की बात थी। और उसके बाद अभी इस समय से हम लोग लेवल 2 वर्कशॉप शुरू किए हैं, जिसमें एक तरह से जीवन ज्ञान को लेकर और अस्तित्व दर्शन ज्ञान की थोड़ी सी परिचय को लेकर बात रखी जाती है। तो अपने देखने में आया कि शिक्षक इस बात से उत्साहित जरूर होते हैं, परंतु ज्ञान के प्रति अभी जिज्ञासा उतनी नहीं है, उतनी उत्कट नहीं है। ये मेरे देखने में आया कि शिक्षक व्यवहार को लेकर बहुत सजग हैं कि व्यवहार हमारा ठीक हो जाए, और व्यवहार विज्ञान को लेकर काफ़ी बातें करते हैं, परंतु कैसे एक एक चीज़ हमें समझ में आ जाए उसके लिए अभी उनकी जिज्ञासा बननी है। परंतु कुछ बातें बहुत सहज रूप से अपने को दिखाई दिया कि शिक्षकों के बीच में चली जाती है। जैसे सुविधा और सुख का जो भेद है,
कि सुविधा और सुख ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, ये उनको ठीक से पकड़ में आती है। मैं और शरीर जैसी कोई दो वास्तविकताएं हैं, मानव शरीर मात्र नहीं है, ये उनके ध्यान में आ जाता है। वैसे ही सुविधा से ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध हैं। सुविधा की आवश्यकता सीमित है और इसको एक सीमित तरीके से पूरा किया जा सकता है। संबंध उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं परिवार में, वो संबंध के अभाव में है, न कि सुविधा के अभाव में है। और संबंध भी ठीक तभी होंगे जब समझ पे काम होगा। अभी जो एक सामान्य रूप से अभ्यास है कि हम समस्या को बाहर देखते हैं और ऐसी एक सोच होती है कि दूसरा ठीक हो जाए, उसके बजाय लोगों का ध्यान इस बात पे जाता है कि नहीं, परस्परता ठीक हो जाए, और वहाँ से और आकृष्ट होते हैं इस बात पे कि नहीं, मुझे ठीक होना है। तो ये एक मुख्य उपलब्धि के रूप में दिखाई देती है। वैसे ही एक सामान्य सी सोच है कि लोग सोचते हैं कि हम ठीक हो गए और हमारा परिवार ठीक हो गया, इतना पर्याप्त है। यहाँ से फैल कर लोगों का ध्यान इस मुद्दे पे जाता है कि नहीं, समाज भी हमारे जीने का एक अनिवार्य भाग है और समाज में मुझे अपनी भागीदारी ठीक करनी है। तो उनकी दृष्टि और बृहत होती है इस पूरे कार्यक्रम के आधार पर। बच्चों में भी इस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। मैं इसको परिमार्जन तो नहीं कहूँगा, मगर ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं और उनमें से कई बच्चे जो जिज्ञासु हो जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ भी गए हैं। इस सम्मेलन में भी कई ऐसे बच्चे भागीदार हैं। और जो इसमें मुख्य आवश्यकता लगती है कि नए नए प्रबोधक तैयार हों। तो अभी आज के दिन देखें तो इस तरह के शिविरों से करीब 10 व्यक्ति तैयार हुए हैं और उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ से प्रस्तुतियाँ भी की। तो शिक्षक भी धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं। जैसा राजुल भैया ने बताया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का एक क्रम चला, तो ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब हर वर्ष हो रहे हैं। तो IIIT हैदराबाद में ऐसे 2 कॉन्फ्रेंस हुए, फिर PTU में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और इन कॉन्फ्रेंस में भारत से बाहर के लोग भी आते हैं। एक अच्छी बात ये रही कि पंजाब का जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें 4 वाइस चांसलर पाकिस्तान से आए थे और उसमें एक वाइस चांसलर वो थे जो कारगिल युद्ध में भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का नेतृत्व कर चुके थे। और उन्होंने कहा कि इस पूरी वस्तु को मुझे अपने यहाँ ले जाना है और उसको अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करना है। परंतु ऐसा योग नहीं बन पाता, क्योंकि जब भी ये समय आता है शिविर का, कुछ ना कुछ वहाँ दुर्घटना हो जाती है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और वहाँ के लोग पहुँच नहीं पाते हैं। परंतु बांग्लादेश से लोग आए हैं, उनका काफ़ी उत्साह बना है और वो उस वस्तु को 2 यूनिवर्सिटी ने स्वीकृति दी है कि अपने यहाँ रन करना है। और भूटान में काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है, जैसा भैया ने भी हिंट किया। तो भूटान में शुरू से ही एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट को स्वीकारा गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे काम करेंगे। और उनको जब ये वस्तु मिली तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, अभी इस आधार पर इस बात को ठीक ठीक अपने जीने में लाया जा सकता है कि लोगों का सुख कैसे बढ़े, इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो वहाँ पे रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 2 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं और उन दोनों में इस वस्तु को स्वीकार लिया गया है। और कॉलेजेस में धीरे धीरे शिक्षकों को तैयार करने का काम हो रहा है। उसमें जैसे रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में एक गेडू कॉलेज है, गेडू कॉलेज को एक लिविंग मॉडल के रूप में परिणत करने का काम हो रहा है। वैसे UPTU में भी देखें तो पहले 5 नोडल सेंटर बनाए गए। उन नोडल सेंटर्स में ये बात हुई कि हम सिर्फ एक कोर्स तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे कॉलेज को एक परिवार का रूप देंगे। और इस वर्ष से ऐसे 17 नोडल सेंटर बन गए हैं। पंजाब में भी तेज़ गति से काम चल रही है। थोड़ी सी वहाँ रुकावट इस बात से आ गई है कि अभी वाइस चांसलर वहाँ नियुक्त नहीं हुए हैं। तो जब तक रजनीश अरोड़ा जी थे, काम काफ़ी तेज़ी से चला और अभी थोड़ा सा उसमें गति में कमी आई है। परंतु एक बात ये देखने में आई कि कंटेंट को लेकर ये निर्विवाद रूप से बात जा रहा है। जो हम लोगों ने शुरू में एक तय किया कि बात यूनिवर्सल हो, उस बात को लोग देख पा रहे हैं कि पूरा कंटेंट यूनिवर्सल है और उस बात को लेकर कोई शंका नहीं उत्पन्न हो रही है। और अभी तक वैसे देखें तो 42 ऐसे यूनिवर्सिटी हो गए हैं जहाँ पे, है ना, 42 से ज़्यादा ही है कुछ, जहाँ पे पूरी बात जा रही है। एक कई रूप से इस कोर्स को चलाने की बात हुई है। जैसे अभी इस वर्ष ही इंडक्शन प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, जिसमें एक प्रमुख भाग विद्या का कंटेंट रहेगा। वैसे एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में कई यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है और इसको और आगे बढ़ाएं तो कुछ जगहों पे एक शिविर के रूप में चल रहा है कि शिविर के रूप में पूरी बात बच्चों तक जा रही है। जहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर एक नया प्रयोग किया गया। पहले ये क्रेडिट कोर्स था, है ना, पहले जब शुरू हुआ था तो सब जगह ऑडिट कोर्स के रूप में था, मगर उनको क्रेडिट बनाया गया। हमारे यहाँ एक प्रयोग ये हुआ कि क्रेडिट कोर्स था और उसमें लगा कि बच्चों में कम परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको एक लैब कोर्स का रूप दे दिया गया है। और उसमें बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि अधिक से अधिक अपने आप में जाँच परख करें। तो 3 मुख्य बातें हैं अगर हम लैब कोर्स के फॉर्मेट के देखें तो। एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी स्वयं में निरीक्षण, जाँच परख।
दूसरा सेल्फ अवेयरनेस है ना, अपने प्रति सजगता कि हमारा व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, कार्य कैसा है, भागीदारी कैसी है, हम कितना समझ पा रहे हैं। और सेल्फ इवैल्यूएशन, अपना स्वयं का मूल्यांकन। तो एक सतत प्रक्रिया के रूप में बच्चों को बीच में चलती रहे, उसके अनुसार पूरे कार्यक्रम को तैयार किया गया है। और इस बार हम लोगों ने विचार किया कि रिटन एग्जाम के बजाय, क्योंकि एक सामान्य सी मान्यता है कि तो सबको पता है, जो भी लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया कि इसको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। और इस बार ऐसा हुआ कि जब मैंने बच्चों से पूछा कि कैसा गया, तो उन्होंने कहा कि सर बाकी सब कोर्सेज में तो पास हो जाएंगे, इसमें ही पास हो जाए तो बहुत है। तो वस्तुतः उनको वस्तु पकड़ में आ रही है कि नहीं, इसकी जांच परख हो पा रही है। और इस बार एक अच्छा परिणाम आया। हम लोग हर सेमेस्टर में एक सर्वे करते हैं बच्चों के बीच में, और उसमें रिस्पांस देखते हैं किस तरह आया। तो इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। और अभी जो काम ड्यू है वो ये है कि एक लिविंग मॉडल के रूप में संस्थान तैयार हो, है ना। और इसके लिए अभी मगर शिक्षकों की तैयारी जो होनी है ये मुख्य बात है। एक जो प्रमुख चैलेंज है वो ये है कि जब कॉलेज का प्रबंधन इस बात को पूरी तरह से स्वीकार लेता है तो कॉलेज में बड़ी आसानी से बात चली जाती है, परंतु यदि ऊपर पे स्वीकृति ना हो तो इस कोर्स को आगे ले जाने में कठिनाई आती है। तो एक प्रमुख चैलेंज ये है कि कैसे जो टॉप मैनेजमेंट है या जो संचालक हैं उनको ये पूरी बात स्वीकार हो जाए। ठीक है, मेरी तरफ से इतनी ही बात थी, आगे है ना साथी रखेंगे। धन्यवाद। इसके बाद अवधेश भैया को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बेमेतरा में काम हुआ है उससे जो शिक्षा की परिभाषा समझ में आई है, शिक्षा क्या वस्तु है जो समझ में आया है, और शिक्षक की क्या भूमिका है, उसके बारे में बात को रखें। और ये अपने जो कॉलेज में इसकी स्वीकृति बनी है उसके बारे में बताएं। श्रद्धेय बाबा जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जो कुछ पिछले वर्षों में कुछ सूचनाएं जो मिली है उससे जो अनुमान बना है उसके आधार पे कुछ आंशिक प्रयोग समाधान महाविद्यालय बेमेतरा में बीएड के विद्यार्थियों के साथ किए हैं, उसकी शेयरिंग मैं करने जा रहा हूँ। प्रयोग तो आंशिक हुआ है, लेकिन जितना रिजल्ट मिला है, जो परिणाम मिला है वो जितना अपेक्षा के थे उससे अधिक मिला है। वो सभी जो बीएड के छात्र अध्यापक हैं, छात्र अध्यापिकाएँ हैं, उनका आपस में संबंधों के रूप में, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संबंधों के रूप में जो अच्छी बढ़ोतरी हुई है, संबंध मधुर हुआ है, इस रूप में देखने को मिलता है। अधिकांश विद्यार्थियों का ध्यान स्वमूल्यांकन की ओर जाने लगा है। तो जितना और पढ़ाई में जैसा एक सामान्य मन लगता था उससे ज़्यादा मन भी लगा है। और जो विद्यार्थी पढ़ के निकल जाते हैं तो अधिकांश जब एडमिशन के समय एक फॉर्म भराते हैं तो उसमें से 50-60% कोई सब्जेक्ट नहीं मिले इसलिए बीएड कर रहे हैं। जब निकलते हैं उस समय जब उनका सर्वे और फॉर्म भराते हैं तो लगभग 98-97% रिजल्ट आता है, अब तो हम पढ़ के शिक्षक ही बनेंगे, और इस बात की भी सूचना बच्चों तक देंगे जितना मिला है। तो जो अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके लिए कुछ प्रयोग हम लोगों ने किया है, जो कि कुछ दैनिक प्रयोग के रूप में है, कुछ मासिक प्रयोग के रूप में है और कुछ वार्षिक। तो जो दैनिक और प्रतिदिन प्रयोग है जो बीएड के विद्यार्थियों के साथ हम करते हैं, प्रार्थना का जो सेशन होता है 20 मिनट का, उसमें प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास, मध्यस्थ दर्शन का एक सूत्र देते हैं जो एक सप्ताह चलता है। रोज़ प्रतिदिन 2 विद्यार्थी और एक टीचर उसकी व्याख्या करते हैं। स्वमूल्यांकन को एक विद्यार्थी प्रस्तुत करता है और एक सप्ताह के लिए एक औषधि देते हैं जिसके बारे में वो पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका कैसा प्रयोग होता है, क्या उसकी डिटेलिंग, और एक मूल्य 1 सप्ताह तक। ऐसा साल भर चलता है। फिर जो मासिक प्रयोग है, हर महीने की 1 तारीख को पिछले महीने का मूल्यांकन, अपने कार्य का, व्यवहार का, विचार का, और कक्षा में अपनी जो उपस्थिति रही, सब्जेक्ट की जो पढ़ाई रही, उसके बारे में भी मूल्यांकन हर विद्यार्थी करता है। वार्षिक प्रयोग में हम लोगों ने जो साल भर पाठ्यक्रम में जितने प्रकार के इनका करिकुलम है, उसमें जितने प्रकार के उत्सव हैं, उसको कैसे सार्थक रूप प्रदान करें, जिसमें कृतज्ञता दिवस के रूप में सम्मान के ऊपर विशेष रूप से प्रस्तुत विद्यार्थी करते हैं। विश्वास को किस तरीके से आप दिखा सकते हैं प्रस्तुति के रूप में, तो उसमें कुछ आंशिक प्रयोग किए हैं और वो काफ़ी अच्छा रहा है। और वार्षिक प्रयोग में हम लोग प्रतिवर्ष बीएड के विद्यार्थी कोई न कोई एक गांव का चयन करते हैं
जिसमें जाके गांव का सर्वे करते हैं। श्रद्धेय बाबा जी का जो वाङ्मय है आवर्तनशील अर्थशास्त्र, उसमें मानव के जीने के 5 आयाम से संबंधित, जिसमें शिक्षा संस्कार योजना, स्वास्थ्य संयम योजना, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, इससे संबंधित पूरा आकलन हम गांव का करते हैं। आकलन करने के बाद गांव की वास्तविक स्थिति सामने आती है। वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद लगभग 10-15 दिन पश्चात सारे विद्यार्थियों के साथ डिस्कशन होता है, पूरा टीचर मिल के डिस्कस करते हैं और उस गांव में कुछ जैसे कमियां हैं तो उस कमियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ अच्छे पक्ष हैं उस पर भी ध्यान आकर्षण, उसको लेके कुछ कार्यक्रम बनाते हैं जिसका नाम देते हैं मंगल मैत्री कार्यक्रम। तो एक मैं गांव का कुछ शॉर्ट में रिपोर्ट रखता हूं। जैसे हमने 4-5 गांव का सर्वे किया जहां का एक एवरेज जनसंख्या 1000 से लेकर 1500-2000 तक। तो जो एक गांव है फरी, वहां की पॉपुलेशन है 1074। जब पूरे गांव का आकलन आया तो वहां साल भर में जो अंग्रेजी दवा एलोपैथ दवा है उसमें खर्चा होता है लगभग 25,70,000 और नशे में शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि में साल भर में खर्चा होता है 18 से 20 लाख। तो जब ये आंकड़ा गांव वाले सुने तो सरपंच अपनी प्रस्तुति में कहे कि हमको अपने गांव के बारे में, जितना मैं 50 साल से इस गांव में हूँ, जितनी जानकारी नहीं थी, हमको समाधान कॉलेज वालों ने आके इतनी जानकारी दिया पिछले 1.5-2 घंटे में कि हमको अपने गांव के बारे में पहले से ज़्यादा जानकारी हो गई है। और ये बोले हम लोग गांव के विकास के लिए विधायक का, सांसद का मुंह देखते रहते हैं कि आएगा तो हमको 2 लाख 3 लाख दे देंगे। अगर हम लोग नशे में जो खर्चा करते हैं 15 से 20 लाख और जो अंग्रेजी दवा में खर्चा करते हैं, अगर उस खर्चे को आधा भी बचा ले तो हम सब गांव वाले मिलके ही गांव का विकास कर सकते हैं, बजाय किसी राजनीतिक व्यक्ति का मुंह ताकने का। इस तरीके से तो ये इस पूरे प्रक्रिया में बच्चों का ध्यान अपने परिवार के ऊपर और अपने गांव की ओर जाता है कि हम कैसे जब पढ़ाने जाएंगे तो अपने गांव में और अपने परिवार में कैसे काम कर सकते हैं। इस तरह का कुछ प्रयोग। दूसरा, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बात समझ में आया कि बीएड के पाठ्यक्रम में मध्यस्थ दर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो हम उनको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद और उसके पश्चात प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सभी वाद पढ़ाते हैं बीएड पाठ्यक्रम में, जो 2 साल के पाठ्यक्रम है। इसमें एक एक वाद के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन सब का अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिभाषा वो देते हैं। फिर लास्ट में जैसे ही हम मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा रखते हैं कि अब देखिए मध्यस्थ दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन, व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और चारों अवस्थाओं में संतुलन बनाने हेतु प्रत्येक मानव को सक्षम बनाना। तो सारे विद्यार्थी और शिक्षक स्वीकार करते हैं ये ऐसा उद्देश्य है जिसमें कुछ घटा भी नहीं सकते, कुछ जोड़ भी नहीं सकते। शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय की प्रक्रिया ही शिक्षा है। जब इसका एक्सप्लेनेशन होता है, व्याख्या होता है, तो हर विद्यार्थी स्वीकार करता है कि ये शिक्षा में क्यों नहीं है। और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमने लास्ट में शिक्षा का वास्तविक परिभाषा बोल के हमने इसको भी लिख दिया और उसमें उनको मार्क्स भी ठीक मिले, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत सटीक है। तो हमको ये लग रहा है कि बीएड में, एमएड में इस पाठ्यक्रम की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसको तत्काल विचार करके, जैसे डीएलएड में दिल्ली में सार्थक प्रयास हो रहा है, इसमें विचार करना चाहिए। तो उसमें हम अपनी ओर से भी जो अपनी योग्यता बढ़ा के जितना अच्छा कर सके जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एक मॉडल को प्रस्तुत करेंगे, है ना, एक मॉडल को प्रस्तुत करेंगे, सबके लिए एक मॉडल तैयार होगा, उसको प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद पारस भाई आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जो ये इंस्टीट्यूशन चलता है उन लोग का एक ऐसा मन बना है कि इस पूरे इंस्टीट्यूशन को एक लिविंग मॉडल के रूप में खड़ा करें और इस इंस्टीट्यूशन से देश भर के लिए और विश्व भर के लिए 100 प्रबोधक तैयार हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में पारस भाई अपनी बात रखेंगे। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। आवाज़ आ रही ठीक से?
नमस्ते सभी को। अब ठीक है आवाज़? बढ़िया। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए सभी को यथा योग्य नमस्कार। हमारा इंस्टीट्यूट आत्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AGI जो राजकोट गुजरात से बिलोंग करता है, हमारे यहाँ जर्नी शुरू हुई 2014 में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के कोर्स से शुरू हुई वो, और तकरीबन इनिशियली ही पूरा शिविरों का एक सेशन शुरू हुआ और 4 से 5 लगातार शिविर हो गए, जिसमें गणेश बगाड़िया जी का शिविर, कुमार संभव जी का शिविर और गोपाल बाबू जी का शिविर है वो शुरू हुआ, जो कि गलगोटिया से है। और कई सारे प्रबोधक है उसके बाद आए और शिविरों का एक दौर पूरा शुरू हुआ। और उसके बाद 2015 और 2016 में एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज की हुई, और उसमें तकरीबन 13 देशों से अलग अलग डेलीगेट्स आए और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात हुई, और आगे कैसे हमारा इंस्टीट्यूट है वो इस जीवन विद्या में आगे बढ़ेगा उसके ऊपर बातचीत हुई। उसके बाद हमारे यहाँ एक UHV का ऑटोनोमस कॉलेज में कोर्स शुरू किया गया, और वो कोर्स के तहत हम बच्चों को सबसे पहले जब उसका सेमेस्टर स्टार्ट शुरू होता है तब एक 5 दिन का वर्कशॉप अरेंज करते हैं, और वर्कशॉप के बाद हर एक वीकली एक लेक्चर्स है वो होता है वैल्यू एजुकेशन के बेस, और उन सभी लेक्चर्स और वर्कशॉप्स के हमने फीडबैक्स कलेक्ट किए और पूरा डेटाबेस तैयार किया। तो डेटाबेस में मानो ऐसा निकल के आया कि एक प्रश्न पूछा गया कि सुख जैसे कैसे आप व्याख्यायित करते हो। तो सुख का वर्कशॉप से पहले बच्चों ने ऐसा जवाब लिखा था, तकरीबन 70% बच्चे बताते थे कि लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू सुख, जबकि वर्कशॉप के बाद उनका जवाब है वो तकरीबन सभी बच्चों का 90% बच्चों ने ऐसा जवाब लिखा कि स्वयं में कॉन्ट्राडिक्शन से मुक्त रहना ही सुख है। तो इस तरीके से एक बदलाव दिखा बच्चों के ऊपर, और फिर हमने धीरे धीरे बच्चों के साथ काम शुरू किया, और साथ ही हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में 650 जितने फैकल्टीज़ है, तो इंस्टीट्यूट में सभी फैकल्टीज़ ने 650 फैकल्टीज़ ने तकरीबन मिनिमम 3 टाइम्स है वो परिचय शिविर कर लिया है। तो एक प्रमुख रूप से हमारी एक फॉर्म आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो शिक्षकों के ऊपर काम करने में भी साथ ही बढ़ रहे हैं। और अभी जो हापुड़ में अध्ययन हो रहा है वहाँ पे हमारे 15 शिक्षक, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, वो अध्ययन के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट बिग टास्क जो है हमारा, जो 13 दिसंबर से 20 दिसंबर में एक अध्ययन शिविर शुरू होने जा रहा है, उनमें तकरीबन 135 फैकल्टीज़ है वो अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, जो कि जितनी मेरी जानकारी है अभी तक में अध्ययन का सबसे बड़ा बैच रहा है 135। तो वो अभी 13 दिसंबर से शुरू होगा। और जो हमारा कोर्स रहता है उसमें हम बच्चों को वीकली लेक्चर्स के अलावा उनकी तरफ से कई सारी एक्टिविटीज़ रहती है, जिनमें सोशली रिलेवेंट एक्टिविटीज़ है। दर्शन में जो सूत्र आते हैं उन सूत्र को व्याख्यायित करने के ऊपर जो एक्टिविटीज़ रहती है, प्रोजेक्ट रहते हैं, वो प्रोजेक्ट करवाते हैं, और काफ़ी उत्साहवर्धक रिजल्ट उसके रहे हैं। अभी हमारा जो मेन एम है इंस्टीट्यूट का, वो एम ये है, जैसा भैया ने बताया कि 135 अप्रॉक्सीमेटली अध्ययन करने के लिए फैकल्टीज़ तैयार हुए हैं, और 15 फैकल्टीज़ अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उनमें से लेके 100 कम से कम फैकल्टी ऐसे निकले जो हमारे इंस्टीट्यूट को तो उपयोगी हो ही, पर पूरे विश्व भर में, देश भर में प्रबोधन का काम कर सके और उपयोगी अपनी सार्थकता, सहयोगिता पुरवार कर सके, ऐसा हमने निश्चय किया है। दूसरा है, पूरा AGI है वो एक लिविंग मॉडल की तरह रिप्रेजेंट हो पूरे विश्व फलक पर। उसके लिए हमने कई सारे कदम उठाए, जिसमें बच्चों के शिविर, फैकल्टीज़ के शिविर से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ के शिविर भी हमने किए। हाल ही में हमने एक प्यून लोगों का वर्कशॉप किया, तो उसके भी काफ़ी उत्साहवर्धक रिजल्ट रहे। प्यून लोगों का वर्कशॉप किया तो एक बात हमारे भी सामने ये आई कि अभी तक जो भी हम आचरण से रह रहे हैं
वो आचरण अब वो जो प्यून भैया है वो भी वेरीफाई कर रहे हैं हम में, और एक पद से मुक्त होकर कैसे जिया जा सके पूरे इंस्टीट्यूट में, वो एक धीरे धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा आगे जाके विज़न है स्वामी जी का। ऊपर से अभी भैया ने जैसे बात बताई, कुमार संभव जी ने, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो खड़ा होना चाहता है तो उसका अगर जो मुखिया है टॉप पे बैठा हुआ है उसका अगर सपोर्ट हो तो हम पूरी तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो हमारे स्वामी जी का, परम पूज्य स्वामी जी का पूरा सपोर्ट है इसमें, इसलिए काफ़ी सारे शिविर हो रहे हैं। अध्ययन शिविर के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार हो रहे हैं और कई सारी एक्टिविटियां हैं जो बच्चों के माध्यम से पूरी हो रही है। तो बस इतना ही मुझे अपनी प्रस्तुति में रखना था। धन्यवाद। एक और बात रखना चाहूँगा, जितने भी परिचय शिविर यहाँ पे हुए हैं, हाल ही में सोम भैया के परिचय शिविर लगातार 4 से 5 हो गए, तो सभी परिचय शिविर में स्वामी जी की प्रतिबद्धता इतनी है कि सभी परिचय शिविर में 1 सेकंड भी ना गवाते हुए वो पूरे शिविर को अटेंड करते हैं। तो उनका काफ़ी मन बना है कि सभी बच्चों में ये इनकलकेट हो सके। तो इसी जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पारस भाई। ओके, इसके बाद में सरदार शहर में जो चल रहा है उसके बारे में मनहर भाई बात को रखेंगे। बाबा जी को नमन, आप सभी को प्रणाम। सरदार शहर में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन हायर एजुकेशन। इस इंस्टीट्यूशन में 2010 में बाबा जी आए और बाबा जी के निर्देश पर डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी ने और उनके श्रीमती जी ने वहाँ काम करना शुरू किया। इसकी कंटिन्यूटी में 2011 में वहाँ पे चेतना विकास मूल्य शिक्षा विभाग के नाम से एक BA का और MA का डिपार्टमेंट खुला और उसमें करीब 12 लोगों ने चेतना विकास मूल्य शिक्षा विभाग में MA की डिग्री प्राप्त की। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमको वो विभाग बंद करना पड़ा, लेकिन उसमें एक काम ये अच्छा हुआ कि उसी दौरान 6 रिसर्च स्कॉलर ने PhD के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसकी कंटिन्यूटी में रायपुर NIT में जो हमारी एक बहन जी है, हिना बहन जी, उनको इसी साल PhD की डिग्री जो है वो प्रदान की गई है, जो सुरेंद्र जी के निर्देशन में पूरी हुई है। उनका जो टाइटल था वो मैं पढ़ देता हूँ। मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद आधारित मूल्य शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रमों का अंतर्वस्तु विश्लेषण एवं प्रभाव का अध्ययन। इस पे उनको ये PhD का अवार्ड हुआ, इसी साल हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग जब कक्षा 1 से शुरू कर रहे हैं और आखिरी मतलब एकेडमिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी डिग्री PhD होती है, तो चीज़ें वहाँ तक पहुँची है। इसी कड़ी में पिछले 7 सालों में इंस्टीट्यूशन में 63 परिचय शिविर हुए हैं, जिनमें करीब 5000 टीचर्स को ये सूचना पहुंची है। और इस सत्र में मतलब 2016-17 का जो सत्र शुरू हुआ है, इसमें हमने BA, BSc, B.Ed और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रेडिट कोर्स के रूप में इसको पेपर लगाया है। तो ये बच्चों के अंदर स्वीकृति थी और वो चाहते थे कि हम इसको रेगुलर पढ़ें, तो हमने एक पेपर के रूप में इसको उसमें जोड़ा है। इससे पहले 2014 से B.Ed और M.Ed में ऑप्शनल पेपर के रूप में भी रहा है। 2011 से 17 जो एक हमारा जो 6-7 साल का जो जर्नी है, उसमें सुरेंद्र पाठक जी का, सुनीता पाठक जी, साधन भाई, योगेश भाई, अजय दाइमा जी, इन सभी का समय समय पर शिविर होते रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वो काम ये था कि हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में जितना भी रिसर्च होता है वो कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक रिसर्च है। तो इसकी जगह पे यूनिवर्सिटी ने हार्मोनी को केंद्र में रख कर के एक रिसर्च प्रोजेक्ट की एक प्लानिंग की और उसमें हमने 6 रिसर्च चेयर को स्थापित किया
और उसमें 30 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। पिछले 2.5 सालों में 24 प्रोजेक्ट सबमिट हो गए हैं। उन 24 में से 8 को हमने बुक के रूप में पब्लिश किया है, बाकी पे काम अभी हो रहा है। 2014 में रशिया का एक पब्लिकेशन है, उसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी ने मिलकर के एक बुक्स को पब्लिश किया है, उसका नाम है ABC हार्मोनी। इस पुस्तक में मध्यस्थ दर्शन पर आधारित एक रिसर्च आर्टिकल है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसी पुस्तक को 2014 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया। तो उस चीज़ें वहाँ तक पहुँची है और ये 2 भाषाओं में पब्लिश हुई है, रशियन में और इंग्लिश में। इसके साथ साथ में हमारे काफ़ी सारे अध्यापक और दूसरे कर्मी और विद्यार्थी इंदौर और अचोटी के अध्ययन शिविरों में शामिल हो रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा मनर भाई। आखिरी में IIT BHU के AK त्रिपाठी जी से IIT BHU की कहानी प्लस पूरे लोकव्यापीकरण की कहानी इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ऑन कर। श्रद्धेय नागराज जी की दर्शन दृष्टि को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। संध्या की तरफ बढ़ते हुए आखिरी वक्तव्य की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करता हूँ। आचार्य राजीव संगल जी जब इस संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए, उसके पूर्व मेरी उनकी एक मुलाकात दिल्ली नगर में सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की एक जगह मीटिंग में हुई और मैंने उनको बधाई दिया और कहा कि हम लोग स्वागत करना चाहते हैं जब आप आए निदेशक के रूप में। तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि वहाँ हारमोनी है क्या? और मैं इस शब्द के, अंग्रेजी के इस शब्द के डिक्शनरी मीनिंग के अलावा मैं कुछ जानता नहीं था इसके बारे में क्या है। तो मेरा एक सहज उत्तर था कि हाँ, बहुत हारमोनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बड़ा स्नेह करते हैं इस परिसर में। मुझे लगता था कि बड़ी अच्छी जगह है और सभी अच्छे लोग हैं और वस्तुतः यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जब आगमन हुआ उसके बाद उन्होंने फिर चर्चा की कि हारमोनी वर्कशॉप यहाँ हुआ करेगा। प्रारंभ भी हुआ। पहली हारमोनी वर्कशॉप में मैं नहीं गया था और इसलिए नहीं गया था कि मुझे लगता ही था कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। और दूसरे, लेकिन बहुत सारे अध्यापक हमारे यहाँ से गए। IIIT हैदराबाद में 8 की जो संख्या थी उससे कहीं बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के अध्यापक गए और उनके अनुभव बड़े अच्छे रहे। उनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कई वर्षों से आपस में बातचीत नहीं की थी और उन्होंने, वो शायद वहाँ गले वले भी लगे पहली वर्कशॉप में और उन्होंने बातचीत शुरू की। तो इस अनुभव की जानकारी होने के बाद मेरे जैसे कुछ लोग भी गए। दूसरी कार्यशाला में भी मैं नहीं गया था। तीसरी कार्यशाला जब हो रही थी, संभवतः शालू जी थी और आचार्य संगल जी उधर जा रहे थे, तो मैं रास्ते में मिल गया तो अपने साथ लेते गए। तो मैं आधे दिन के लिए वहाँ पर था और आधे दिन के बाद मुझे लगा कि ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पहले के ही आधे दिन में ये अनुभव होना प्रारंभ हुआ। उसके विस्तार में न जा करके कि किस तरह का परिवर्तन हमारे संस्थान में और इस परिसर में किस तरह के परिवर्तन की आभा हम लोगों ने देखी और किस प्रकार से नगर से बहुत सारे संबंधित लोगों ने इस परिवर्तन को महसूस किया कि मनुष्य होना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मनुष्य होने के लिए स्वतः अपने सीखने का प्रयास करना होता है। संस्थान भी हमारा पर्याप्त बड़ा है इस दृष्टि से कि हम लोग 1100 विद्यार्थियों का अंडर ग्रेजुएट में प्रवेश लेते हैं स्नातक शिक्षा के लिए। स्नातकोत्तर शिक्षा में करीब 400 विद्यार्थियों का एमटेक डिग्री के लिए प्रवेश होता है और करीब 200 विद्यार्थियों का प्रवेश पीएचडी हेतु होता है। इस प्रकार से
कुल संख्या विद्यार्थियों के किसी भी समय में करीब 5,550 के आसपास होती है। इतने सारे विद्यार्थियों के बीच कार्य करने के लिए जीवन विद्या जो है वो उसका जो प्रारंभ है हमारे संस्थान में, वो 2014 में नवप्रवेशित छात्रों के लिए मानवीय मूल्य के एक कोर्स के रूप में हुआ, जिसको पढ़ाना लोगों ने शुरू किया। जो सारे लोग हारमोनी वर्कशॉप कर चुके थे, जिन्होंने 3 दिन के 7 दिन के सत्र देखे थे, जिनकी समझ बनी थी, वो लोग अध्यापक बनने के लिए, मेंटर बनने के लिए इस कोर्स के लिए आए। और चूँकि मैंने तब तक कोर्स नहीं किया था, तो मैं विद्यार्थी के रूप में आचार्य संगत जी की कक्षा में बैठा 1 सेमेस्टर के लिए, और ये सीखा कि कुछ दूसरी तरह से भी पढ़ाई की जा सकती है, जिसमें केवल अध्यापक ही नहीं बोलता है, विद्यार्थी भी बोलता है। तो एक दूसरे तरह की पढ़ाई का अनुभव हम लोगों ने किया, और मैंने पहले विद्यार्थी के रूप में किया, फिर अध्यापक के रूप में भी किया। इस प्रयोग के पश्चात हमारे यहाँ आज के समय में 2 इस तरह के कोर्स चलते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 1, सार्वभौमिक मानव मूल्य शिक्षा प्रथम, और इसी प्रकार से एक द्वितीय कोर्स भी है। तो 2 भिन्न सेमेस्टर्स में ये कोर्स चलते हैं। एक तो जब पहला विद्यार्थी आता था तब शुरू होता था, उसके बाद ये दोनों जो ये कार्यक्रम, ये कोर्स हैं, ये कोर्स हमारे यहाँ जो स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्र हैं, बीटेक के या आईडीडी के या मास्टर डिग्री के जो छात्र थे, जो 5 वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ करते हैं, 2 डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं या 1 डिग्री प्राप्त करते हैं, उन सब के लिए प्रारंभ में शुरू हुआ। और उसके बाद एक कोर्स हमारे यहाँ पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए भी हुआ। वस्तुतः हुआ ये कि जब प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी समान रुचि ले रहे हैं, जब ऐसी चीज़ पता लगी तो पीएचडी के विद्यार्थियों को भी इसकी आवश्यकता है। कुछ विद्यार्थियों ने महसूस किया और कुछ अध्यापकों ने महसूस किया कि पीएचडी के विद्यार्थी तो निकल जाएंगे 3-4 साल में खाली सुन के कि इस तरह का प्रशिक्षण संभव है, तो उनके लिए भी इस तरह के कोर्स को प्रारंभ किया हमने। हमारे यहाँ उद्देश्यपूर्ण मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी, केवल मनुष्य के मनोविकारों को समझने के लिए नहीं, विकृतियों को समझने के लिए नहीं, बस उद्देश्यपूर्ण मानवीय मूल्यों की तरफ उन्मुख मनोविज्ञान के बारे में एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी कोर्स शुरू हुआ। इसी तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, मानवीयतापूर्ण आचरण करने वाला समाज जहाँ इसकी संभावना हो, इस प्रकार के लिए किस प्रकार का राजनैतिक और आर्थिक विन्यास होना चाहिए समाज का, और कार्यविधियाँ होनी चाहिए, गतिविधियाँ होनी चाहिए, उन पर आधारित भी एक कोर्स प्रारंभ हुआ है। इन सब के बाद जो कई प्रकार के मंथन संभव थे वो हुए, और ये समझ में आया कि सामान्यतः समाज भी उसी तरह समझता है और हम लोग भी इसी तरह समझते रहे हैं कि जो व्यक्ति आईआईटी में प्रवेश पा जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पा जाता है, वो बड़ा सुखी विद्यार्थी होता है। सुखी इसलिए होता है कि उसकी नौकरी तय है, उसको नौकरी मिल जाएगी और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। माता पिता निश्चिंत हो गए, मुक्त हो गए कि अच्छे संस्थान में बच्चे का प्रवेश हो गया, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ प्रवेश लेता है वो कई तरह की मानसिक विसंगतियों के साथ प्रवेश लेता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए दुखी रहते हैं कि उनको कंप्यूटर विज्ञान में प्रवेश नहीं मिला। जिन जिन विषयों में उनको प्रवेश मिला उस विषय को वो जीवन में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उसी तरह से कई कंपनियां ऐसी हैं कि बच्चा पढ़ता तो सिरेमिक इंजीनियरिंग है या केमिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन वो कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको नौकरी दे सकती हैं, तो अपना विषय छोड़ के कुछ और पढ़ा करते हैं हमेशा। फिर उनके दिमाग में एक डर बना हुआ है, हमेशा दर्जा 12 तक वो हमेशा प्रथम आते रहे हैं कक्षा में या प्रथम 5 में रहे हैं, उनका डर बना रहता है कि मैं कक्षा में प्रथम रहूँगा कि नहीं। तो अन्य प्रकार की परेशानियों के साथ प्रथम वर्ष में बच्चा प्रवेश लेता है, और बच्चा ही नहीं माता पिता भी परेशान रहते हैं कि पहले ही महीने से उनके दिमाग में रहता है कि कितने करोड़ की नौकरी इसको मिलेगी। अभी भी अखबार में यही छपा है कि हमारे यहाँ कितने करोड़ की नौकरी मिल गई है हमारे यहाँ के विद्यार्थी को 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले। तो इन प्रकार की विसंगतियों के साथ एक परेशान बच्चा आता है जिसकी आदत खराब हो गई है, जो रात को 2 बजे तक जगता है
पहले पढ़ाई के लिए जगता था और यहाँ आने के बाद बिना मतलब जगता है। और जब उसका शरीर और मस्तिष्क और मन जब तीनों थके होते हैं, उस समय वो अध्ययन का प्रयास कर रहा होता है रात में 12 बजे से, जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है लेकिन उसको लगता है कि वो अध्ययन कर रहा है। उस प्रकार की मनस्थिति के साथ आता है। और जब जग करके पढ़ाई करना चाहिए उसमें पूर्ण थकान के साथ कक्षा में बैठा रहता है। इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में 2016 से एक इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें कि विद्यार्थी को आने पर प्रवेश लेने के बाद पहले 2 सप्ताह 3 सप्ताह, अन्य संस्थानों के लिए इस प्रकार की योजना है कि इसका भिन्न रूप भी हो सकता है, तक उसको अन्य विषयों की पढ़ाई से दूर रख करके उसको एक तरह से डिटॉक्सिफाई करना। उसके मनोमस्तिष्क में जो विकार हैं अपने जीवन की आशाओं के प्रति, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, और उसकी जो कार्य पद्धति है, उसकी जो जीने की दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसकी मानसिक विसंगतियों के साथ जो आ रहा है, उससे उसको किसी तरह से बचाने के लिए, जिसमें पहला कार्यक्रम है कि सवेरे उठा देते हैं 5:30 बजे और 6 बजे वो मैदान में आ जाए, थोड़ा दौड़े, थोड़ा खेले। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम के बाद बताया कि उन्होंने प्रातः काल में कितनी खुशी है, कितना आनंद है इस परिसर में बाहर घूमने में या जीवन में, दुनिया में, उन्होंने कई वर्षों से देखा ही नहीं था। तो सुबह उठना, तो रात को समय से सोना, सुबह समय से उठना, और उसके साथ ही ये जो हमारा सार्वभौमिक मानव मूल्य का जो कोर्स था, जो ये पूरा सिलेबस है, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में इन्हीं 2-3 सप्ताह के भीतर देने का कार्यक्रम बनाया गया। इसके साथ और भी कुछ चीज़ें रखी गई। और जब इनकी तैयारी के बाद विद्यार्थी निकलता है, तो जैसा प्रदीप जी ने बताया था कि 20 विद्यार्थियों पर एक मेंटर हैं, को मेंटर हैं, वही पद्धति हमारे यहाँ भी है। तो उसके आधार पे एक बच्चे को आने वाले 4-5 साल तक जाने वाला कोई अध्यापक है जानने वाला, जिससे अपना सुख दुख वो कर सकता है, बातचीत कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे उनके घर भी जाने लगते हैं, और रात में छात्रावास में भी आकर के अध्यापक उनसे मिलते हैं। इस प्रकार से अध्यापन की प्रक्रिया में शामिल अध्यापकों की संख्या आज की तारीख में करीब 70-75 है, जो प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाते हैं, क्योंकि 20-20 बच्चों के ग्रुप बनते हैं तो करीब 50 या उसके ऊपर ग्रुप बन जाते हैं। उनके इस तरह की प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। अब जब इसकी धमक कुछ नियामक संस्थाओं को लगी, जैसे IITs को संचालित करने वाली जो बॉडी है, उसका नाम IIT काउंसिल है, तो निश्चित ही आचार्य राजीव संगल जी ने अपने इस अनुभव को, जो हमारे संस्थान में जो अनुभूति हम लोगों को हुई है, इसको उन्होंने IIT काउंसिल को बताया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ IIT काउंसिल ने इसको अंगीकार किया। और इस प्रकार के दूसरे कुछ कार्यक्रम IITs में चला करते थे, जिनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते थे, हमारे यहाँ भी था। तो उन्होंने तय किया कि 3 IITs ने इसको प्रारंभ किया, और कई और IITs जो तैयार हैं अगले कई सत्रों में आकर के इस कार्यक्रम को करेंगी। इस प्रकार से IITs में कार्यक्रम होने जा रहा है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को लिया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, इस प्रकार से सभी राज्यों के जो तकनीकी विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान में हैं, उनमें इस कोर्स को, इंडक्शन प्रोग्राम को चलाने की व्यवस्था होने वाली है। और इस इंडक्शन प्रोग्राम को चलाने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम, उसका एक केंद्र हमारे संस्थान में भी बना है। इसके कई टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप हुए। आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो प्रयास है, जिसको टेक्विप के नाम से जानते हैं, टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसके तीसरे चरण में संस्थान कुछ चल रहे हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण है। तो ये टेक्विप करके जो संस्था है, उनको ये जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा दी गई है कि वो जो इंडक्शन प्रोग्राम जिसका सफल क्रियान्वयन हमारे संस्थान में IIT BHU में हुआ है, इसको अन्य संस्थानों में भी पहुंचाया जाए। इसके लिए टेक्विप को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप होते हैं। उन टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में हमारे यहाँ हम लोग भी अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं अध्यापक संस्थान में, जितने से यहाँ की पढ़ाई का काम पूरा हो जाए।
तो हम लोगों में से कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पर, 2 एक जगह मुझे भी, 3 जगह मैं भी गया हूँ। चंदन उपाध्याय जी हैं, वो गए, जहीर खान साहब गए, हमारे यहाँ प्रोफेसर आर.के. मंडल साहब जो इससे संबंधित हैं वो वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस में गए हैं। तो देश के सभी अन्य शिक्षा से उच्च शिक्षा के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में भी इस कार्यक्रम के जल्दी ही आने की संभावना है। कहने का तात्पर्य यह है कि 3-4 वर्षों के भीतर हम लोग आज वहाँ पर खड़े हैं जहाँ उच्च शिक्षा का जो पूरा परिदृश्य है, जितने तरह के उच्च शिक्षा के आयाम हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक, वहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम और उसके मुख्य कार्यक्रम के रूप में मानव मूल्यों की शिक्षा जो मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है, उनके क्रियान्वयन की योजना का सूत्रपात हो चुका है। और अब इस समय ये तो कंसर्न है, लोग कंसर्न है, एक ये इश्यू समझ में आ गया है, नियामक संस्थाओं को समझ में आ गया है, मंत्रालयों को समझ में आ गया है। अब उस चुनौती से निपटने की समस्या आन खड़ी हुई है। तो जिन 3 जगहों पर जैसे मैं गया, हमारे अन्य मित्र भी वहाँ पर जहाँ गए होंगे, हम लोगों ने क्या पाया कि जहाँ प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, जैसे मैं भोपाल में गया था तो वहाँ पर प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स आए थे, मैं चंडीगढ़ गया तो वहाँ सभी सरकारी संस्थानों के 3-3, 4-4 अध्यापक बहुत जगह से आए थे, करीब 150 लोग थे। और इसी प्रकार से चंडीगढ़ में ढेर सारे लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर उनकी आवश्यकता है कि इसका जो कार्यक्रम है वो पूरा बताया जाए, लोगों को समझाया जाए और अध्यापक तैयार हों। क्योंकि हम लोगों का जैसा अनुभव है कि अगर 1000 विद्यार्थी हैं तो 50 मेंटर्स की आवश्यकता है, उनके साथ 50 को मेंटर्स भी होने चाहिए। तो हमारे यहाँ कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी इसका कार्य करते हैं, कुछ नगर के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ मेंटर्स के रूप में हमारे संस्थान में कार्य करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कोर्स को पढ़ाने के लिए। तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता आन पड़ी है आज के तारीख में, आज के समय में, वो ये है कि हमें प्रबोधकों की बड़ी आवश्यकता है। और 2 तरह से प्रबोधकों की आवश्यकता है। एक तो जो टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, जो अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो कार्यशालाएं जो हम आयोजित कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर जा कर के, वहाँ पर प्रबोधकों की आवश्यकता है, जहाँ 5 दिवस का ये कार्यक्रम होता है, 3 से लेकर के 5 दिवस का। इसी प्रकार अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 7 दिवसीय कार्यशालाओं की आवश्यकता है। तो इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूँ आप सभी बंधुओं भगिनियों का, जो लोग इस दर्शन की समझ रखते हैं और जो जिज्ञासु हैं और जो अनवरत प्रयासरत हैं इस दर्शन को समझने के लिए, कि आप प्रबोधकों के रूप में उपलब्ध हों, जिससे कि देश की उच्च शिक्षा का कल्याण हो और लोग इस चीज़ों को समझ। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि शुरू में जैसे हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई होता नहीं है, तो कोई हमें क्या सिखाएगा। तो अब हम लोगों ने तो ये तो खैर नहीं पता किया था कि जो लोग हारमोनी वर्कशॉप में आ रहे हैं वो कितनी पढ़ाई करके आए हैं। प्रदीप जी आए थे तो लोगों का लगा कि पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है, इसको सुना जा सकता है। लेकिन अन्य लोग भी जो आए, हम लोग चमत्कृत थे देख करके कि जीवन की इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कितने वर्षों तक हम लोग अनभिज्ञ रहे और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं रही। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में कृपया कतई ये संकोच न करें कि आप हमें उच्च शिक्षा के अध्यापकों का प्रबोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप सभी बड़े उत्कृष्ट प्रबोधक हैं, जिनको पास समय हो, जिनको लगता हो कि इसकी तैयारी के साथ इसमें जुड़ा जा सकता है। इसी आह्वान के साथ मैं अपने इस वक्तव्य की इति करूंगा और आशा करूंगा कि हमें ढेर सारे प्रबोधकों की उपलब्धता इस सम्मेलन के बाद होगी। धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। इसमें मैं 1 सेकंड अगर दे दे तो मैं बिल्कुल तो एक नाम इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि मैं हाथी का केवल दिखाने का दांत हूँ, बोलने वाला। असली काम करने वाले हमारे यहाँ कुछ दूसरे लोग हैं जो इस सारे कार्य को करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर आर.के. मिश्रा जी का नाम लूँ। आर.के. मिश्रा जी इस समय है नहीं यहाँ पर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वो बोल रहे होते, उन्होंने और बेहतर बताया होता है चीज़ों को। वो हमारे यहाँ ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। हम लोग उसको ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट नहीं कह रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसकी बृहत्तर योजना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और तकनीकी के जितने भी विषय क्षेत्र में हैं, उनमें उनकी पढ़ाई भी ह्यूमनिस्टिक एंगल से हो, मनुष्य बनाने की दृष्टि से हो। ऐसे विभाग के वो अध्यक्ष हैं और बहुत सारी चीज़ों को ठीक से करने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है।
इसी प्रकार से हमारे यहाँ अमरेंद्र कुमार जी हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो अपने पूरे परिवार के साथ 6 सप्ताह का उन्होंने अध्ययन सत्र अछौती में, सॉरी 6 महीने का अध्ययन सत्र अछौती में रायपुर में पूरा किया है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोर्स सब लोग मिल करके कर रहे हैं। हारमोनी वर्कशॉप्स, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप बहुत सारी हुई हैं। प्रोफेसर NC कर्मकार जी हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के, जिन्होंने पूरे 1 वर्ष का अध्ययन सत्र 10 दिनों की किस्तों वाला अछौती रायपुर से किया है। हमारे यहाँ अलख N साहू जी हैं जो फार्मेसी के हैं, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ 1 महीने का अध्ययन सत्र इंदौर से किया है। और हम लोगों की ढेर सारी योजनाएं हैं जिसमें ढेर सारे अध्ययन, रविवासरी अध्ययन के कार्यक्रम चल रहे हैं, सह अध्ययन के कार्यक्रम चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये संस्थान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जितने संस्थान देश में हैं उनमें आप प्रबोधकों के साथ मिल करके और एक समझदार अभियंता, एक समझदार अध्यापक, एक समझदार वैज्ञानिक पैदा करने के कार्य में योगदान कर सके। धन्यवाद। कल ये बात हो रही थी कि एक गांव बसाने के लिए 33 तरह के कम से कम अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनका होना आवश्यक है। सिर्फ किसान से काम नहीं चलेगा, तो अलग अलग काम है, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस कह सकते हैं या अलग अलग चीज़ें करने की हैं, वो सबका स्वागत है। प्रबोधक और टीचर्स की बहुत इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि उनकी आवश्यकता है ना, तो वो तो है ही, बहुत आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो भी और काम है, कोऑर्डिनेशन के काम है, लिखने पढ़ने के काम है, बहुत सारे काम जो है ना, जैसे ये पूरा मंच, ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब काम है ना, ये सब काम के साथ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, सिर्फ शिक्षा का काम नहीं है, ये एक नए समाज के निर्माण का काम है। और उस नए समाज के निर्माण में हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ पे प्रयासरत है ना। और हम लोग जहाँ पर भी अभी अपने आप को पाते हैं वहाँ से आगे ही देख रहे हैं है ना। तो एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के संबंधी के रूप में स्वीकार पाएँ, एक दूसरे के पूरक हो पाएँ, इस आशा के साथ में इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।